हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। लेट्स सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना 17 है, ये किस चीज का है? सेगमेंट रिपोर्टिंग का। अब एएस 17 के अंदर सेगमेंट रिपोर्टिंग में क्या क्या चीजें पढ़ने हैं, सेगमेंट वाइज किसी बिजनेस को किस तरह से अकाउंटिंग करनी होती है, रिपोर्टिंग करनी होती है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग सीएम में इंटर ग्रुप 2 में सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है। देखो, किसी भी बिजनेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो टू टाइप ऑफ सेगमेंट्स होते हैं। किसी भी सेगमेंट्स को हमें दो तरीके से बांटना होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट। अब बिजनेस सेगमेंट में क्या होता है देखें। एक तो बिजनेस सेगमेंट बन जाता है, दूसरा बनता है हमारा जियोग्राफिकल सेगमेंट। जियोग्राफिकल सेगमेंट। तो AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर दो तरह के सेगमेंट्स हैं हमारे पास, बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट्स। अब इसमें पता कैसे करोगे कौन सा बिजनेस सेगमेंट है, जियोग्राफिकल सेगमेंट कौन सा है? जब कोई बिजनेस अपने सेगमेंट्स को प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बेस पे डिवीजन करता है। सपोज करो हम दो तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं। कोई प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बनाते हैं, अदर फर्नीचर आइटम्स भी बनाते हैं। तो प्रोडक्ट वाइज या फिर सर्विस वाइज, ठीक है, कोई कंपनी प्रोवाइड करती है सर्विसेज, तो डिफरेंट टाइप की सर्विस अगर प्रोवाइड करती है तो सर्विस वाइज भी क्या करती है, आपके बिजनेस सेगमेंट को डिवाइड कर सकती है। ठीक है। अब जियोग्राफिकल्स में क्या करना होता है? जियोग्राफिक सेगमेंट का मतलब है लोकेशन ऑफ कस्टमर के अकॉर्डिंग। यानी कि बिजनेस की लोकेशन, हम दिल्ली में भी काम करते हैं, मुंबई में भी काम करते हैं, चेन्नई में भी काम करते हैं। तो चेन्नई को मैंने अलग सेगमेंट बना दिया, मुंबई का सेगमेंट पूरा अलग कर दिया, दिल्ली सेगमेंट अलग कर दिया, इस तरह से लोकेशन के अकॉर्डिंग। लोकेशन अकॉर्डिंग टू लोकेशन, जब भी हम अपने बिजनेस को सेगमेंट करते हैं तो जियोग्राफिकल सेगमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट और सर्विस करते हैं तो बिजनेस सेगमेंट। ठीक है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सेगमेंट रेवेन्यू क्या होता है, सेगमेंट एक्सपेंस क्या होता है, सेगमेंट रिजल्ट क्या होता है, ये सारी चीजें देखो। अब किस चीज से कैसे क्या क्या चीजें हैं, डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूं। फर्स्ट पॉइंट इज सेगमेंट रिवेन्यू। सेगमेंट रिवेन्यू, अगर किसी सेगमेंट की मुझे रिवेन्यू पता करनी है बिजनेस की, जियोग्राफिकल्स की, तो कैसे करोगे आप? तो क्या करना है, सेगमेंट रिवेन्यू निकालने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूला क्या, डेफिनेशन भी कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट रिवेन्यू, जो डायरेक्ट सेगमेंट ने अर्न किया। फिर एलोकेटेड। एलोकेटेड मतलब पूरी कंपनी की थी, वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट की गई, एलोकेट की गई, एलोकेटेड। और लास्ट वन इज इंटर सेगमेंट। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, वो मैं अभी सॉल्व करा दूंगा, इंटर सेगमेंट रिवेन्यू। तो इन तीनों को अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा हमारा? सेगमेंट रिवेन्यू बन जाएगा। क्या चीजें छोड़ देनी है, क्या क्या नहीं लेना, याद रखना। इसमें से क्या क्या चीजें नहीं लेना आपको सेगमेंट रिवेन्यू में, एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को छोड़ देना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम छोड़ देने हैं। फाइनेंस इनकम और इंटरेस्ट इनकम को भी छोड़ देना है। फाइनेंस इनकम नहीं लेनी और इंटरेस्ट इनकम भी नहीं लेनी इसमें, इंटरेस्ट इनकम। बाकी सेगमेंट वाली डायरेक्ट रिवेन्यू ले लेंगे, एलोकेटेड भी ले लेंगे और इंटर सेगमेंट्स भी ले लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेगमेंट रिवेन्यू के बाद अगर सेगमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो क्या करते हैं? सेगमेंट एक्सपेंडिचर, सेगमेंट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना भी काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सेगमेंट एक्सपेंडिचर जब भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो सेम फॉर्मूला ही बनेगा जैसे ऊपर बना था, डायरेक्ट एक्सपेंस
प्लस allocated on segment expense plus inter segment। क्या क्या चीजें इसमें नहीं लेनी, सेम, ठीक है, एक्सेप्ट एक्शनरी ऑर्डिनरी आइटम्स, फाइनेंस एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो यही सारी चीजें यहां पर भी नहीं लेंगे, एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को ऐसा नहीं लेंगे, यानी कि, और फाइनेंस एक्सपेंस भी नहीं लेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लेंगे, इनकम टैक्स भी नहीं लेंगे, इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस, ठीक है, एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं लेते। जर्नल यानी कि डायरेक्ट जो खर्चे हैं वही ले लो, बाकी सारे छोड़ दो। ठीक है, तो सेगमेंट एक्सपेंस में इतनी चीज आती है। अगर कोई बात करेगी सेगमेंट रिजल्ट, थर्ड चीज होती है इसके अंदर सेगमेंट रिजल्ट। अभी इन सबकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे, एक बार फॉर्मूला देख लें। सेगमेंट रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो सेगमेंट रिजल्ट क्या होता है हमारा, सेगमेंट रिजल्ट के अंदर आता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। सेगमेंट की जो भी हमारी रेवेन्यू है उसमें से क्या करो, सेगमेंट एक्सपेंस को माइनस कर दो, तो सेगमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा ईएस है, जनरली थ्योरी आती है, ट्रू फॉल्स की क्वेश्चन ही सीएस से पूछे जाते हैं, कोई बहुत टफ चीज नहीं आती। फोर्थ, सेगमेंट एसेट्स क्या होते हैं हमारे, अगर आपको निकालना पड़े सेगमेंट एसेट्स, तो सेगमेंट एसेट्स निकालने के लिए जितने भी अपने ऑपरेटिंग एसेट्स हैं किसी सेगमेंट के, यानी डायरेक्ट वाले जो एक सेगमेंट यूज कर रहा होगा, ऑपरेटिंग एसेट्स इन एनी सेगमेंट, प्लस इसके अलावा जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट किए गए हैं बिजनेस की तरफ से, डायरेक्टली एट्रीब्यूट एट्रीब्यूटेबल लिख लेते हैं, एट्रीब्यूटेबल एसेट्स। ठीक है, तो कोई कॉमन बिजनेस है जिसका सेगमेंट कर दिया, तो उसके सेगमेंट एसेट्स होंगे, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एक्सपेंस, सेगमेंट रेवेन्यू, ये सारी चीजें निकालनी होंगी। ऐसी सेगमेंट लायबिलिटीज भी होंगी फिर। ठीक है, तो छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रू फॉल्स से रिलेटेड, 2-3 नंबर का, ये सब बहुत ज्यादा नहीं। सेगमेंट लायबिलिटी, अगर सेगमेंट लायबिलिटी आ जाएगी तो सेम फॉर्मूला बनेगा, ऑपरेटिंग लायबिलिटी यानी कि करंट अपने ऑपरेशन से जो भी जनरेट हुई होगी, साथ में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लायबिलिटीज। तो ये सारी चीजें आती हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है जो इस ईयर्स का नाम है, ईयर 17 इज अ सेगमेंट रिपोर्टिंग। क्या जितने भी हमारे पास सेगमेंट है उन सबको रिपोर्ट करना जरूरी है? एवरी सेगमेंट इज रिपोर्टेबल और नॉट, इज एवरी सेगमेंट इज रिपोर्टेबल और नॉट। तो कैसे पता करोगे, इज एवरी सेगमेंट इज रिपोर्टेबल, ये बात पता कैसे चलेगी? ठीक है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं होते, कुछ ही सेगमेंट रिपोर्टेबल होते हैं जब कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम नो ओनली विच सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब मैं कुछ कंडीशंस लिखूंगा जो सेटिस्फाई कर देगा, वो सेगमेंट क्या बन जाएगा, रिपोर्टेबल हो जाएगा, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा, बाकी नहीं होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे लिखता हूं, देखो
कंडीशन नंबर फर्स्ट, सेगमेंट रिवेन्यू अगर आपकी किसी भी, एसआर लिख देते हैं, एसआर मींस सेगमेंट रिवेन्यू, अगर किसी भी सेगमेंट की रिवेन्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन भी है एंड इक्वल टू भी है, किसके, 10% ऑफ टोटल रिवेन्यू, 10% ऑफ टोटल रिवेन्यू। ऑप्शन वाले क्वेश्चंस बनते हैं इसमें सिंपल, तो सिंपल किस पे क्लिक करना है, कोई सेगमेंट तभी रिपोर्टेबल होगा जब किसी सेगमेंट की रिवेन्यू, जिस सेगमेंट की भी रिवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 10% ऑफ द टोटल, खत्म बात। टोटल रिवेन्यू मींस टोटल कंपनी की रिवेन्यू का, अगर एक कंपनी है उसके 4 सेगमेंट है, जिस सेगमेंट की इनकम 10% से ज्यादा होगी वही रिपोर्टेबल होगा, बाकी नहीं होगा, सेकंड कंडीशन। ठीक है, रिवेन्यू मींस सेल्स होता है, याद रखना, रिवेन्यू मींस टोटल रिसिप्ट्स। दूसरा सेगमेंट रिजल्ट है, ये तो सेगमेंट रिवेन्यू, सेगमेंट रिवेन्यू, रिवेन्यू अलग चीज है, ठीक है, और सेगमेंट रिजल्ट अलग चीज है। रिजल्ट बोलेगा तो इसका मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा है, सेगमेंट रिजल्ट। तो ये रिपोर्टिंग तभी होगी जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 10% ऑफ द टोटल सेगमेंट प्रॉफिट्स, ठीक है ना, सेम 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का अगर 10% होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो रिपोर्टेबल हो जाएगा। थर्ड देखते हैं फिर, सेम एसेट्स में, या तो एसेट चेक कर लो, अगर किसी भी सेगमेंट की एसेट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गई 10% ऑफ द टोटल एसेट्स, 10%, 10% ऑफ द टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स के 10% से ज्यादा ये इक्वल टू हो गया तो क्या हो जाएगा, वो भी रिपोर्टेबल हो जाएगा, डी। नेक्स्ट इज अ सेगमेंट अगला, लाइबिलिटी से तो खैर नहीं करते थे, देखो एक पार्ट और बनता है, जनरली हमें 10% ही चेक करना पड़ेगा। एक पार्ट और बनता था यहाँ पर, 75% ऑफ एक्सटर्नल रिवेन्यू, एक्सटर्नल रिवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड, शुड बी रिपोर्टेड। अगर 75% कहीं बाहर से इनकम आती है, एक्सटर्नल रिवेन्यू आती है, तो शुड बी रिपोर्टेड। और मैनेजमेंट भी कर सकता है, मैनेजमेंट की अपनी मर्जी है, एड मैनेजमेंट डिसीजन भी लिख सकते हैं, एड मैनेजमेंट डिसीजन, ठीक है, एड मैनेजमेंट डिसीजन। तो इस तरह से किसी भी सेगमेंट को बोला जा सकता है रिपोर्टेबल है। जनरली आपको ऊपर के 3 पार्ट याद रखने हैं, अगर 10% से ज्यादा रिवेन्यू हो जाएगी टोटल से, 10% से टोटल प्रॉफिट्स, या 10% ऑफ द टोटल एसेट्स के। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं, क्या है देखो फटाफट। ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज एस्टैब्लिश प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन about the different type of product and service and enterprises produce, the different geographical area in which it operates. Such information help users of financial statement, देखो आगे क्या लिखा है, better understand the performance of the enterprises, better assess the risk and return, और लास्ट पर इज मेक मोर इन्फॉर्म जजमेंट्स, ठीक है। अब इसमें हमारी काम की बात देखो क्या है, मैनी इंटरप्राइजेस प्रोवाइड ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस और ऑपरेट इन जियोग्राफिकल एरियाज, आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ डिफरेंट होती है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस एंड रिस्क इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ एन एंटरप्राइजेस एंड इट्स ऑपरेशन इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, often called segment बोलेंगे। segment information is relevant of assessing the risk and return, diversify हो जाएगा, multi location हो जाएगा, टाइप ऑफ जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, टाइप ऑफ सर्विस डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा सेगमेंट डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें क्या करना है देखिए, डेफिनेशन पे बात करूं अगर मैं बिजनेस सेगमेंट की, तो आप बिजनेस सेगमेंट इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट
or service or group of related product or service that is subject to risk and returns are different होंगे. रिस्क और रिटर्न्स क्या है, डिफरेंट होंगे दोनों के, तो वो क्या होगा, बिजनेस सेगमेंट होगा. नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर पे भी डिपेंड कर सकता है कि इस एरिया में कस्टमर दूसरी तरह के हैं, कहीं पे कस्टमर दूसरी तरह के होंगे. ठीक है. मेथड यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट, इस तरह से ही बांट सकते हैं. और एप्लीकेबल द नेचर ऑफ द रेगुलेटरी ऑफ एनवायरमेंट्स, एग्जांपल बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, पब्लिक यूटिलिटीज है, इस तरह से. अगर मैं जियोग्राफिकल बात करूं तो जियोग्राफिकल सेगमेंट क्या होता है, देखो इसमें लिखा होगा, a distinguished component of an enterprises and engage in providing product or service within a particular economic environmental and that is subject to risk and returns that are different from those of component operating in other economical environments. ठीक है, यानी इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, बाउंड्री चेंज हो जाते हैं, जब एरिया अलग अलग हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल सेगमेंट. ठीक है. बाकी इसमें कुछ खास बात नहीं है, सिंपल सा याद रखना है, एक तो जियोग्राफिकल सेगमेंट है, दूसरा हमारा, ठीक है, बिजनेस सेगमेंट है. अब सेगमेंट की रिवेन्यू क्या कहती है, एग्रीगेट ऑफ किसका, पोर्शन ऑफ एंटरप्राइजेस रिवेन्यू मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल. ठीक है. रेलिवेंट पोर्शंस रिवेन्यू फ्रॉम ट्रांसफर यानी इंटरनल वाली. ठीक है. ये चीज मैंने फॉर्मूले में लिख दिया, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना ये भी मैंने आपको फॉर्मूले में बता दिया. सेम सेगमेंट एक्सपेंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. द एक्सपेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेशनल लिखा हुआ है, एट्रीब्यूटेबल भी लिखा हुआ है. रेलिवेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्राइजेस एक्सपेंस कैन बी एलोकेटेड रीजनेबल बेसिस, जो एलोकेबल था वो भी मैंने फॉर्मूले में लिख दिया है. क्या क्या नहीं इंक्लूड करना वो बात भी लिखी हुई है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, ये सारी चीजें मैंने आपको फॉर्मूले में लिख के दे दी. फिर सेगमेंट रिजल्ट क्या होता है, इसके बाद ये भी बता दिया, सेगमेंट रिजल्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेगमेंट रेवेन्यू एंड सेगमेंट एक्सपेंसेस, जो भी डिफरेंस होगा इनके बीच में क्या हमारा सेगमेंट रिजल्ट हो जाएगा. सेगमेंट एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला, आर दोज ऑपरेटिंग एसेट्स that are employed by an segments operating activities either are directly attributable, वो वाले भी ले लेंगे. ठीक है. allocated जो है, segment assets do not include income tax assets, यानी कोई अगर income tax से related assets है, deferred tax assets वगैरह हो गया, ये prepaid taxes है, these are not part of segment assets. segment liabilities भी, ठीक है, same formula already given है. अब the definition allows geographical segment to be based on either the location of the production service, जो ऊपर हम मैंने आपको पढ़ाया वही सेम बात यहाँ पे भी लिखी हुई है. अगला टॉपिक इसमें भी यही आता है, बस इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और कुछ नहीं है, छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बिल्कुल सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट, रिपोर्टेबल सेगमेंट को आइडेंटिफाई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स क्या क्या होगा. ठीक है. तो देखो मैं बात यहाँ पर अगर बात करें तो बिजनेस एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट है, बिजनेस एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस should be those organization unit information is reported to the board of directors and should be chief executive officer to the purpose of evaluating for making about the future allocation of resources. किस तरह से करना है देखें इसको. सबसे पहले क्या बोला इसने, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन कौन से होंगे, सेगमेंट इज रिपोर्टेबल इफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, एक्सटर्नल कस्टमर ट्रांजैक्शन, अदर सेगमेंट कितना 10% और मोर. सिंपल सी बात है, टोटल रेवेन्यू का कितना 10% से ज्यादा होगा अगर टोटल के, तो क्या बन जाएगा सेगमेंट. अगर सेगमेंट का रिजल्ट भी किससे ज्यादा हो जाएगा, 10% से. सेकंड, रिजल्ट से रिलेटेड. थर्ड, कंबाइंड रिजल्ट ऑफ सेगमेंट्स. ठीक है. कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट इन लॉसेस, लॉसेस की केस में भी सेम है. एसेट्स की केस में भी कितना देखना है मुझे, 10% देखना है. ठीक है. सेगमेंट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर्ड कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्टेड. ठीक है. बाकी वही लिखा है. प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट देखते हैं, बाकी कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, हर ईयर्स के बाद हम डिस्क्लोजर पढ़ते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट शुड बी अप्लाइड टू ईच reportable segment based on primary reporting format. An enterprise should disclose the following: segment revenue classified into segment revenue from sales to external customer, segment results. ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी,
डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। टोटल कैरिंग अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ सेगमेंट लायबिलिटीज कितनी है, टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्वायर्ड सेगमेंट एसेट्स, ये सारी चीजें क्या करनी पड़ती हैं, ये सेगमेंट्स को डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं इन एवरी ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है, बाकी इससे क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं वो बता देता हूँ। बाकी अपने को याद क्या रखना है, दो तरह के सेगमेंट थे, बिजनेस और बिजनेस सेगमेंट, सेकंड इज अ जियोग्राफिकल सेगमेंट। फिर उसको कब किस तरह से हम एट्रीब्यूट करते हैं, सेगमेंट रिजल्ट क्या था, रेवेन्यू क्या था, एसेट, सेगमेंट लायबिलिटीज। ठीक है, बाकी इससे किस तरह का क्वेश्चन आता है वो देखते हैं, एक मिनट। ये आपका स्कैनर, इस स्कैनर में अभी देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, कहता है enterprises operate through 6 segment, name A B C D E F, the relevant information about these segment are given in the table। किसी कंपनी के सेगमेंट की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, सेगमेंट ए बी सी डी ई एफ, सेगमेंट की रिवेन्यू भी गिवन है आपको 550 250 150 50 50 1050 टोटल। इंटर सेगमेंट सेल्स भी गिवन है, 100 की 100 की 50 की 200 की 50 की और 500। सेगमेंट का प्रॉफिट भी गिवन है, सेगमेंट एसेट्स भी गिवन है, रिजल्ट भी आपको गिवन है। आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट, रिपोर्टेबल सेगमेंट को क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन ने और कुछ भी नहीं पूछा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया है। सिर्फ आइडेंटिफाई करके हमें क्या बता देना है, इसमें रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा है और कौन सा नहीं है, बस। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, एक ही बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है इससे, 5 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो हम इसमें ये चेक कर लेंगे कि किसमें 10% से ऊपर है। कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे, ये हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दोबारा से टेबल बनानी पड़ जाएगी। तो देखो कैसे बनाएंगे। सेगमेंट ए बी सी डी और ई एंड एफ। ठीक है, तो ये हमारे 6 के 6 सेगमेंट हमने लिख लिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सेगमेंट की रिवेन्यू कितनी है। सेगमेंट की रिवेन्यू, रिवेन्यू गिवन है हमें एक्सटर्नल सेल से गिवन है, पहले में तो कुछ नहीं है, एक्सटर्नल सेल्स से गिवन है, पहले में कुछ भी नहीं है। दूसरे में है 550, फिर है 250, देन 150 50 और लास्ट वन इज 50 एंड टोटल की बात करें तो गिवन है 1050। फिर है इंटर सेगमेंट, इंटर सेगमेंट की बात करें तो फर्स्ट में गिवन है ए में 100, फिर सेकंड में भी 100, फिर 50 और 200 ब्लैंक है फिर, और लास्ट में भी 50 है। अब टोटल कर लेते हैं इसका एक बार कि टोटल रिवेन्यू कितनी है। देखो टोटल रिवेन्यू कैसे निकालोगे,
ए की 100 आ जाएगी, ऐसे बी की निकाल लेंगे 550 और 100 650, 300, फिर 350 एंड 50 और 50 50 100। तो इसका टोटल आ जाएगा 100 200 300 400 500, टोटल आ जाएगा भाई 1550। ये आ गया हमारा टोटल रिवेन्यू का कॉलम बन गया एक रॉ। एक तो एक लाइन बना दी हमने टोटल रिवेन्यू की। अब सेगमेंट रिजल्ट हमें गिवन ही है, तो सेगमेंट रिजल्ट भी लिख देते हैं यहाँ पर। सेगमेंट रिजल्ट ऑलरेडी गिवन है, सेगमेंट रिजल्ट में फर्स्ट में लॉस दे रखा है 90 का, देन 25, 5 का लॉस, 15 का लॉस, 5 का प्रॉफिट है। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट को अलग सम कर लो, 25 15 और 5। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट है इनको डिफरेंट डिफरेंट है, ये अलग से सम कर लो। सेगमेंट वाइज 25 प्लस 15 प्लस 5 45। एक मिनट, अच्छा ये भी लॉस है, तो ये हो गई हमारी रिवेन्यू, तो हो गई 40 और लॉस में है 90 15 और 5, तो लॉस हो गया हमारा 1110। 1110 का लॉस हो गया, ये अलग लिख लेना, ये लॉस है, और जबकि बाकी हमारी रिवेन्यू है। फिर सेगमेंट एसेट्स भी गिवन है, सेगमेंट एसेट्स का भी मुझे टोटल करना पड़ेगा एक बार। तो सेगमेंट एसेट्स क्या क्या है अपने पास, 30 50 10 20 10 और 5। तो सेगमेंट एसेट्स का भी टोटल कर लेते हैं, 30 50 10 20 एंड 10 और 5, टोटल हो रहा है 125। अब कैसे चेक करेंगे, देखो रिपोर्टेबल है या नहीं, ये टेबल बना ली, इस टेबल के अकॉर्डिंग चेक हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवेन्यू देखनी है, टोटल रिवेन्यू कितनी है। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे यहाँ पर, टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू है 1550, 10% करो इसका 155। 155 से रिवेन्यू किसकी ज्यादा है, बी की, सी की और डी की। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन से हुए, लिख दो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू टोटल रिवेन्यू 10% इज ग्रेटर देन इन सेगमेंट बी एंड सी एंड डी। ठीक है, जिसमें भी 10% से ज्यादा होगा वो रिपोर्टेबल होगा, बाकी सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं है जिसमें 155 से कम है। ठीक है, बी सी एंड डी। अब सेगमेंट रिजल्ट भी, सेगमेंट रिजल्ट, अब सेगमेंट रिजल्ट लॉस के केस में कितना है 1110 और प्रॉफिट की केस में कितना है 40। लॉस के केस में है 1110 और प्रॉफिट के केस में है 40। तो लॉस 110 है, इसका भी 10% करो 11, ये लॉस, और प्रॉफिट कितना है 40, 10% करो 4। अब बताओ सेगमेंट में लॉस के अकॉर्डिंग, जिसमें लॉस 11 से ज्यादा हो, 11 से ज्यादा हो जिसके अंदर लॉस, तो सेगमेंट ए और सेगमेंट डी। अकॉर्डिंग टू लॉस सेगमेंट ए एंड डी इज अ रिपोर्टेबल, जिसमें लॉस 11 से ज्यादा हो, 10% ऑफ टोटल लॉस है। तो अकॉर्डिंग टू लॉस के अकॉर्डिंग ए और डी। अब इनकम के अकॉर्डिंग, जब लॉस भी गिवन है, ठीक है, अब इस केस में इनकम में अगर मैं नेट रिजल्ट की बात करूं तो वो लॉस ही निकलेगा, प्रॉफिट तो निकलेगा नहीं। नेट रिजल्ट की बात करूं तो क्या निकलेगा, लॉस। तो इस केस में मुझे ये वाली चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस में टोटल ओवरऑल तो लॉस है, ओवरऑल तो लॉस है, लेकिन इस वाले लॉस का ही देखेंगे, नेट लॉस का नहीं देखेंगे हम। 10% जो 110 आया है आप उसी से चेक कर लोगे, और प्रॉफिट के केस में सिर्फ उसी सेगमेंट को रिपोर्टेबल बताएंगे जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, यानी कि बी। तो बी ए एंड डी, बी सेगमेंट आर रिपोर्टेबल अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। अब लास्ट सेगमेंट एसेट्स की बात करते हैं।
सेगमेंट एसेट टोटल मेरे पास 125 है, इसका मैं 10% कर लूंगा, 10% इक्वल टू 12.5 ओनली, जिसके पास भी 12.5 और इक्वल टू होंगे, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ए में भी है, बी में भी है, और यहाँ सी ने डी में भी है, ए में, बी में एंड डी में। तो ए, बी एंड डी, दीज सेगमेंट आर रिपोर्टेबल। खत्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। तो ये यस और कुछ भी नहीं है, रिपोर्टेबल सेगमेंट निकालना आना चाहिए, जनरली कुछ नहीं आता। छोटा मोटा क्वेश्चन कभी कभी रिवेन्यू निकालने के लिए आ जाए तो फॉर्मूला लगा देना, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, रिपोर्टेबल से पहले मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, डायरेक्टली रिवेन्यू एलोकेटेड और इंटर सेगमेंट ऐड ऑन कर देना, सेगमेंट रिवेन्यू, ये सेगमेंट एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, जनरली रिवेन्यू और एक्सपेंस गिवन होगा तो रिजल्ट पूछ लेगा, 2-4 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से सेगमेंट से आ जाता है, और कुछ भी नहीं है सेगमेंट के अंदर, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसके अलावा देखते हैं भाई एक और एएस 7 के साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या होता है, देखो एएस 15 है, एक मिनट, इसको, ठीक है, एएस 15 किससे रिलेटेड है हमारा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस से। तो इस एएस में क्या करना है, देखें, एक मिनट, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जैसे ये एएस पढ़ा हमने, तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉय से रिलेटेड बात करेगा, एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट देते हैं लाइक सैलरीज। तो एएस 15 एम्प्लॉय बेनिफिट डील विद द ऑल फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट सैलरी में आपने इनकम टैक्स के अंदर पढ़ा है कि एम्प्लॉय को क्या क्या चीजें दी जाती है एक एम्प्लॉयर की तरफ से, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कंसिडरेशन गिवन बाय एंटरप्राइजेस इन एक्सचेंज ऑफ द सर्विस रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय, ये सारी चीजें आपने सैलरी के चैप्टर में इनकम टैक्स में पढ़ी थी। एएस 15 डज नॉट डील विद द इन्वेंटरी कंपनसेशन में नहीं डील करता बस। ठीक है, तो देखें एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस 15। एएस 15 की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, एएस 15 कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2006 में आया था, एप्लीकेबल ऑफ लेवल 1 में एंटरप्राइजेस, कुछ रिलैक्सेशन दी होगी फिर उन्होंने, तो देखें क्या क्या था इसके अंदर। एएस 15 वहीं लगता था लेवल 1 में, एंटरप्राइजेस, दोज एंटरप्राइजेस whose turnover for the last preceding financial year more than 50 करोड़, जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा थी, they also include any holding and subsidiary company of the same। ठीक है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या क्या आता था, एप्लीकेबल कहाँ होता है ये बता दिया, जहां पर 50 करोड़ से ऊपर हो। अब एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ES 15 an employee is defined, employee कौन है, वो में प्रोवाइड सर्विस टू एन एंटिटी, फुल टाइम दे या पार्ट टाइम करे, परमानेंट करे, कैजुअल हो या टेम्परेरी हो, सारे के सारे एम्प्लॉय हैं। ठीक है, कैजुअल और टेम्परेरी को भी क्या मान लिया, एम्प्लॉय मान लिया। इस 15 आल्सो इंक्लूड डायरेक्टर एंड अदर मैनेजमेंट पर्सनल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय में कवर कर लिया इसने। ठीक है, तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह क्या क्या होते हैं, रिलेशनशिप बनेगा, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल और कंसीडर्स एम्प्लॉय आर लीगल, टैक्स, सोसाइटी, सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, तो इस तरह से देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर एंड द नेसेसरी टूल्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर्स। कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स भी होते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट दोज बेनिफिट व्हिच आर पेबल विद इन 12 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ पीरियड व्हिच द सर्विस वाज रेंडर्ड, जब भी आपने सर्विस दी है वहां से 12 मंथ तक। ठीक है, एंड एक्सपेंस आर अकाउंटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड एज नो एक्चुअल assumptions requirement to measure the cost। short term benefit are classified into 4 category। देखो, फर्स्ट इज अ रेगुलर पीरियड बेनिफिट, अब सारी वही चीजें आएंगी जो आपने पढ़ रखी हैं, सैलरी एंड वेजेस। कंपनसेशन में क्या दिया, सिक लीव और एनुअल लीव। ठीक है, बोनस, पीरियड, प्रॉफिट्स वगैरह,
नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में मेडिकल इंश्योरेंस, हाउस मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया, हाउस वगैरह दे दिया, ये सारी चीजें पड़ी थी, रेंट फ्री अकोमोडेशन वगैरह। ठीक है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्या होते हैं? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मतलब कि एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर फॉर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान रिले upon whether it is defined contribution or defined a benefit plan. तो defined contribution plans क्या होते हैं देखें, are the post employment benefits in which enterprises fixed contribution देगा, तो उसको defined contribution कहेंगे, into separate fund will no obligation to pay any amount in future. Under this plan, the actuarial and investment risk fall upon the employee as they might be chance the benefit will be less, क्योंकि फिक्स कर रखा है। ठीक है ना। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बोलते हैं इसको। और द एसेट्स विल बी इनसफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंस बेनिफिट। सेकंड में क्या बोला है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के अंदर आर द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय द डिफाइंड कंट्रीब्यूशंस में। डिफाइंड नहीं करा, कुछ ना कुछ दे देंगे। अंडर दिस प्लान द एक्चुरियल एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल अपॉन द एम्प्लॉयर एंड अ वेरी डिटेल्ड एक्चुरियल कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द चार्जेस। तो यहाँ पर कैलकुलेशन होगी, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होगी। जब भी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होगा मतलब पहले से ही कैलकुलेट है ऑलरेडी, और डिफाइंड बेनिफिट्स होगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हैं कुछ, लॉन्ग टर्म पेड लीव वगैरह है, जो भी अदर लॉन्ग टर्म सर्विसेज हैं, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट बोनस वगैरह है, एम्प्लॉय आफ्टर 12 मंथ, दीज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्मिनेशन बेनिफिट। रिटायरमेंट पे क्या मिलेगा? टर्मिनेशन बेनिफिट आर दोज बेनिफिट व्हिच रिजल्ट इन पीपल एंड एंटरप्राइजेस डिसीजन टू टर्मिनेट एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को हटाने के लिए जो भी बेनिफिट, एम्प्लॉय टू एक्सेप्ट वॉलेंट्री रिड्यूसरी इन एक्सचेंज ऑफ द बेनिफिट लाइक पेमेंट अंडर वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, ये भी पढ़ा होगा आपने इनकम टैक्स के अंदर। Termination benefit have to recognized by an enterprises as a liability of an assets only when a detailed formal plan for the termination is approved and a reliable estimate can be made of the obligation to be paid। ठीक है। तो टर्मिनेशन पे जो बेनिफिट्स मिलेंगे उसको क्या कह देंगे हम? टर्मिनेशन बेनिफिट्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है, किस तरह से हमें इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ये हमारा काम है इसके अंदर। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, तो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द एम्प्लॉय बेनिफिट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट में होनी चाहिए आपकी। कहां पर होना चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी शुड बी द नेट टोटल ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी है तो कंट्रीब्यूशन वाली नहीं, डिफाइंड वाली। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन टू द बैलेंस शीट माइनस एनी पास्ट सर्विस कॉस्ट नॉट yet recognized minus। Second, fair value at the balance sheet. Fair value at the balance sheet date of the plan assets, if any, out of which the obligation are to be settled directly। ठीक है। डिस्क्लोजर क्या क्या देना है, इसके भी सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसके भी क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस 15 के जो भी क्वेश्चंस हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं। If the enterprises is uncertain about the number of employee who will accept the number of termination benefits, तो ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। Then there will be contingent liability होगी, डिस्क्लोजर। Such contingent liability must be disclosed करनी पड़ेगी। contingent liability किसमें आती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में। ठीक है, बट एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो वो एज 15 में भी काउंट होगी। And enterprises had to disclose the information about the termination benefit for key management personals। इसको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ES 15 से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। देखो ये रहा, कहता है लक्ष्मी बैंक हैज फॉलो द पॉलिसी फॉर रिटायरमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन फंड is made based on actuarial valuations at the year end in respect of employee who have opt to pension scheme। सेकंड, पहले ही देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट का।
क्या लिखा है, एज द कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड इज मेड टू एक्चुरियल बेसिस एवरी ईयर देयर फॉर द पॉलिसी एज पर द ईयर्स 15, ये बात वहां पे भी लिखी थी। सेम वही एक्चुरियल वैल्यूएशन करेगा तो ईयर्स 15 में कवर है। कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेचुइटी फंड में इज मेड बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन, एक्चुरियल वैल्यूएशन एट द एंड। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, as the contribution is being made on annual basis to gratuity fund on the actuarial basis, तो according with ES 15। लेकिन लास्ट में देखो फिर लीव इनकैशमेंट अकाउंटिंग पे एज यू गो, पे एज यू गो ये बात लिख दी, मेथड जब वो जाएगा तो उसको मिल जाएगा। ये ES 15 के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखी, तो ये नहीं होना चाहिए। लास्ट वाला देखते हैं, as regard leave encashment which is accounted as pay as you go basis is not accordance with the ES 15। ठीक है, it should be accounted for an actual basis पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं। छोटा सा क्वेश्चन आया था और कुछ भी नहीं है। एक और देखो, 2014 में भी क्वेश्चन आया है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया है, स्टेट द डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर बताओ ES 15 में क्या देने पड़ेंगे। अभी अभी हमने रीड करा, देखें ES 15 के अंदर ये रहा, if the enterprises is uncertain about the number of the employee who will accept the number of termination benefit, there will be a contingent liability, such contingent liability must be disclosed as per the provision। ये बात लिखी हुई है यहाँ पर। अब इसको देखते हैं उसमें क्या लिख रखा है इन्होंने, देखो फर्स्ट पार्ट है ना, ये रहा, in view of varying practice, adequate disclosure, accounting and understanding the significant such cost of the employer। ठीक है, इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ दे रखा है, डिस्क्लोजर सेपरेटली मेड एज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस और अदरवाइज रिटायरमेंट बेनिफिट कॉस्ट क्या क्या होगी, ये सारी चीजें डिस्क्लोज कर दी। एलिमेंट ऑफ एम्प्लॉय रेम्युनरेशन विच स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज वेदर एक्चुअल वैल्यूएशन को भी क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, is made to end the counting period or earlier। जब भी एक्चुअल वैल्यूएशन एंड मेथड जो भी यूज करा होगा उसने वो क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बाकी कंटिजेंट लायबिलिटी भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, टर्मिनेशन नंबर्स भी डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। तो जितनी भी चीजें एम्प्लॉय से रिलेटेड होती हैं वो हमें क्या करनी पड़ती है, डिस्क्लोज करनी पड़ती है। और देखते हैं भाई क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गए आगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखो एक क्वेश्चन ये रहा, कहता है गंगोत्री लिमिटेड रिपोर्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेंशन प्लान असेट्स, पेंशन प्लान असेट्स 17 लाख, 16 लाख, 1,80,000 और 1,50,000, कैलकुलेट द एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान ऑन असेट्स ES 15, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल। ठीक है, तो जो अभी हम वहां पे फॉर्मूला पढ़ा था, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लान असेट्स, उसमें से लेस कर देना था फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लान असेट पिछले साल वाला, तो कितना एडिशनल करना पड़ेगा, 1 लाख दे रखा है, ये दोनों डिफरेंस दे रखे हैं। 31 मार्च 2015 को 17 लाख है, 1 अप्रैल को कितना था, 16 लाख, यानी 1 लाख करंट ईयर का। रिटायरमेंट बेनिफिट 180 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 150, 180 में से 150 हटा दो तो एम्प्लॉय को कितना, उसकी तरफ से कितना गया, 30,000। ठीक है, तो 1 लाख ये वाला और 30,000 ये वाला, 1 लाख 30 एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स। एक्चुअल में क्या रिटर्न दिया आपने उसको, सिर्फ 1 लाख 30,000, सिंपल। 16 लाख तो पहले से ही वैल्यू थी, 17 लाख करंट ईयर में, यानी 1 लाख करंट ईयर का। बेनिफिट पेमेंट टू रिटायर्स कितना मिल रहा है, 180, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 150, तो उसकी तरफ से कितना, 30 और 1 लाख, 1 लाख 30,000। एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स 1 लाख 30,000। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ पर भी सेम है, देखो
2016 में भी सेम क्वेश्चन था। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट्स कितना दे रखा है बिगिनिंग का 3800 4300, डिफरेंस ले लो इनका 3 और 2 500 आ जाएगा, ठीक है ना। 3800 दे रखा है और इसमें से एंड वाला कितना दे रखा है 4300, तो 43 में से हम 3800 लेस कर लेंगे, ठीक है। इन्होंने लास्ट में लेस कर दिया, कोई बात नहीं। तो 4300 में 3800 लेस कर दोगे तो आ जाएगा 500 कोई। द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 300, बेनिफिट पेड टू रिटायरी कितना 400। तो इन दोनों का डिफरेंस है कितना हमारा 4300 और 3800 का डिफरेंस 500 और 100 600 रुपए का। तो 600 रुपए आंसर आ गया ये देखो डायरेक्ट, ठीक है। इस बार इन्होंने टेबल में नहीं नीचे निकाल दिया, यहाँ पर तो सारी चीजें बस कॉपी कर रखी है। तो ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू का डिफरेंस लेना है और जितना एम्प्लॉयर दे रहा है टोटल में से वो हटा देना है। तो यहाँ पर 500 रुपए और 100 रुपए, टोटल 600 रुपए प्लान एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, खत्म। ये देखो एक और क्वेश्चन, फेयर मार्केट वैल्यू रोल्टा लिमिटेड रिपोर्ट दिस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पेंशन प्लान एसेट्स है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ पेंशन प्लान एसेट्स, ओपनिंग की 6 लाख, क्लोजिंग की 9 लाख, 3 लाख रुपए आ जाएगा। 3 लाख रुपए यहाँ से आ जाएगा, 195 और 150 डिफरेंस ले लेंगे इसका 45 345 आंसर आ जाना चाहिए इसका। देखते हैं क्या है, क्या हुआ इसकी ज्यादा है क्या। अच्छा एक्चुअल रिटर्न इस बार दे रखा है, एक्चुअल रिटर्न दे रखा है तो